स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बीटीएससी स्टाफ नर्स की जो है साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग से जो है वो मोस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप भी जो है बिहार स्टाफ नर्स के वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नर्सिंग प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगा, कंप्लीट जो है पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो भी पढ़ाया जाएगा उसका, और मॉक टेस्ट भी आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। तो बैच का फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 700 है, ठीक है। तो बैच को ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है और राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है। फिर वहां से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोगों को जो है तो आप लोग जो है कॉल या फिर मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉल और मैसेज करने के लिए आप लोगों को ये नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग? मनोचिकित्सीय नर्सिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डिंग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, फिजिकल केयर, लीगल डॉक्यूमेंटेशन। तो मनोचिकित्सीय नर्सिंग क्या है? तो ठीक है, मनोचिकित्सीय नर्सिंग जो मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब मनोचिकित्सा जो भी मेंटल हेल्थ को अच्छे रखने के लिए काम करते हैं तो वो मनोचिकित्सीय नर्सिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसका मेन एम क्या होता है? तो मेन एम होता है कि मरीज के साथ एक विश्वासपूर्ण और चिकित्सीय संबंध बनाना। तो बिल्डिंग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, ताकि जो है वो खुलकर अपनी समस्या बता सके। तो अगर वो खुलकर अपनी समस्या बताएगा तो अच्छे से उसका निदान हो सकता है, ठीक है। तो इसका एम क्या है? तो बिल्डिंग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन का पहला लक्षण क्या होता है? हेलुसिनेशन, इलेशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और डेल्यूशन। तो जो डिप्रेशन में कोई भी इंसान सबसे पहले जो उसमें एंटर करता है तो उसका सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट। उसको किसी भी काम में जिसको करने से उसको रुचि थी, जिसको करने से उसको खुशी मिलती थी या इंटरेस्ट रहता था, तो वो धीरे धीरे जो है व्यक्ति को कम होने लगती है। वो धीरे धीरे किसी भी चीज़ से इंटरेस्ट अपना खोते जाता है। उसको अपनी खुद के जो पहले वो पसंद करता था उसको अब वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। स्किज़ोफ्रेनिया की विशेषता क्या है? इंक्रीज्ड इंटेलिजेंस, मूड स्विंग्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स एंड हेलुसिनेशन, फिजिकल डिसेबिलिटी। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? तो स्किज़ोफ्रेनिया में व्यक्ति को डेल्यूशन होता है, ठीक है, भ्रम होता है या फिर भ्रम होगा, हेलुसिनेशन होगा। तो क्या है स्किज़ोफ्रेनिया? तो डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स एंड हेलुसिनेशन। इसमें व्यक्ति को भ्रम और हेलुसिनेशन होता है और सोचने की प्रक्रिया में विकृत हो जाती है, ठीक है। जैसे मतलब उसको जो चीज़ नहीं है, जैसे वो रस्सी को सांप की तरह देखने लगता है, जो चीज़ नहीं है उसको वो सोचने लगता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? तो स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज ईसीटी स्टैंड फॉर? ईसीटी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियक थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इमोशनल कॉग्निटिव थेरेपी, इलेक्ट्रोसेंट्रल थेरेपी। तो ईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीटी का फुल फॉर्म है हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये क्या होता है? तो इसमें जो है मस्तिष्क में ब्रेन में क्या होता है? तो नियंत्रित बिजली का झटका दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि विशेष रूप से जो भी गंभीर ये कब दिया जाता है? तो विशेष रूप से गंभीर डिप्रेशन के मामलों में या फिर कोई भी मेंटल जो हेल्थ से रिगार्डिंग बीमारी है उसमें जो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ लो इन डिप्रेशन? अवसाद में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है? डोपामाइन, एसिटिलोकोलाइन, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। तो डिप्रेशन में क्या होता है? किसका स्तर सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है हमारा सेरोटोनिन का, ठीक है। सेरोटोनिन का स्तर जो होता है सबसे कम होता है, जिससे कि मूड प्रभावित होता है, ठीक है। इसको यूज़ ज़्यादातर हम लोग करते हैं, इससे मूड प्रभावित होता है। ये सबसे लो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि डिप्रेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? निम्न में से कौन स्किज़ोफ्रेनिया का पॉजिटिव लक्षण है? सोशल विड्रॉल, लैक ऑफ मोटिवेशन,
हैलुसिनेशन और फ्लैट इफेक्ट। तो कौन सा जो है स्किज़ोफ्रेनिया का एक पॉजिटिव लक्षण है, जो कि मतलब पॉजिटिव का मतलब कह सकते हैं जो कि सामान्य में नहीं होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लक्षण वे होते हैं जो कि सामान्य में नहीं होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है हमारा, तो पॉजिटिव लक्षण कौन सा है, तो वो है हमारा हैलुसिनेशन, ठीक है। हैलुसिनेशन ऊपर ही मैंने बताया था स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, तो हैलुसिनेशन होता है और डेल्यूजन होता है। तो यहाँ पर डेल्यूजन नहीं है, तो राइट आंसर होगा हमारा हैलुसिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फोबिया इज़ अ टाइप ऑफ विच डिसऑर्डर। फोबिया किस प्रकार का विकार है, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। तो फोबिया क्या होता है, तो फोबिया एक विशेष वस्तु या फिर परिस्थिति से अत्यधिक और तर्कहीन डर होता है, ठीक है। जिसको मतलब जो कि चिंता होता है, चिंता विकार में आता है, जो कि क्या है, फोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। जो कि एक व्यक्ति को किसी भी चीज़ से जो डर लगता है या फिर कोई चीज़ से वो उसको बहुत ज़्यादा भय होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फोबिया कहते हैं। ये फोबिया में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रग लिथियम इज़ मेनली यूज्ड टू ट्रीट। लिथियम औषधि मुख्य रूप से किसका इलाज करती है, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैंने स्किज़ोफ्रेनिया बोल दिया, वो ऊपर की ये से। तो लिथियम क्या है, तो लिथियम हमारा क्वेश्चन क्या है, तो लिथियम जो है वो क्यों यूज़ होता है, तो लिथियम क्या है, तो लिथियम एक मूड स्टेबलाइज़र है, ठीक है। क्या है, मूड स्टेबलाइज़र, जो कि मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड को कंट्रोल करता है। तो ये क्यों यूज़ होता है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो है लिथियम का यूज़ करता है, क्योंकि ये मूड स्टेबलाइज करता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच थेरेप्यूटिक टेक्निक इज़ यूज्ड इन बिहेवियर थेरेपी। व्यवहार थेरेपी में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ट्रांसफेरेंस। तो बिहेवियर थेरेपी क्या होता है, तो ये एक ऐसा थेरेपी होता है जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति को उस वस्तु या फिर परिस्थिति से संपर्क में लाकर डर को कम करने में हेल्प होता है, ठीक है। तो ये कौन सा तकनीक यूज़ करता है, तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। व्यवहार थेरेपी में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है, तो व्यक्ति को धीरे धीरे उस वस्तु या परिस्थिति के संपर्क में लाकर डर को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेल्यूजन इज द, भ्रम क्या है, फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स बिलीफ, फॉल्स मेमोरी, फॉल्स मोटर एक्टिविटी। तो डेल्यूजन क्या है, तो डेल्यूजन एक फॉल्स बिलीफ है, ठीक है। भ्रम वह गलत विश्वास होता है जो कि व्यक्ति सच्चाई के विपरीत होते हुए भी बनाए रखता है, ठीक है। जैसे कि अगर उसको मतलब कोई अंधेरे में अगर एक पेड़ भी खड़ा है ना, तो उसे क्या दिखेगा, तो वो एक व्यक्ति के रूप में दिखेगा, तो वो ना चाहते हुए भी वो भ्रम पैदा होता है, ठीक है। तो गलत विश्वास जो कि व्यक्ति बना के रखता है, तो फॉल्स बिलीफ जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा बचाव तंत्र व्यक्ति को विकास के पिछले चरण में लौटाता है, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रिप्रेशन और डेनियल। तो कौन सा बचाव तंत्र व्यक्ति को विकास के पहले चरण में लौटा देता है, तो पिछले चरण में लौटाता है, तो वो है हमारा रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन क्या है, तो तनावपूर्ण स्थिति में व्यक्ति बच्चा जैसा व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रिग्रेशन कहते हैं कि जब वो स्ट्रेस में हो तो वो बच्चे जैसा बिहेव करने लगा, मैच्योरिटी नहीं दिखाएगा, तो उसे हम लोग रिग्रेशन कहेंगे, ठीक है, जो कि पिछले चरण में लौटा देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेंटल हेल्थ इज़ डिफाइंड एज, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, एबिलिटी टू डू वर्क, स्टेट ऑफ वेल बीइंग वेयर वन रियलाइजेस ओन पोटेंशियल, गेटिंग ट्रीटमेंट। तो WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समझता है और जीवन की चुनौतियों से निपट सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो स्टेट ऑफ वेल बीइंग वेयर वन रियलाइजेस ओन पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज्ड वाज, प्रथम बार उपयोग में लाई गई एंटीसाइकोटिक दवा कौन सी थी, हेलोपेरिडोल, क्लोजापाइन,
क्लोरोप्रोमाइजिन और रिस्पेरिडोन। तो सबसे पहली बार जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग थी जो कि सबसे पहली यूज़ की गई थी वो थी हमारी क्लोरोप्रोमाइजिन। कब यूज़ की गई थी न, तो 1950 में। ठीक है, 1950 में ये मनोकृति के इलाज के लिए प्रयोग की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। ठीक है, निम्न में से कौन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का उदाहरण है? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, रिपीटेड हैंड वॉशिंग, मल्टीपल पर्सनालिटीज, मूड स्विंग्स। तो अभी ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा OCD सुना ही होगा, तो मुझे लगता है सबको लगभग पता होगा कि OCD क्या होता है। तो OCD में व्यक्ति बार बार हाथ धोता है। ठीक है, उसको बार बार विचार आता है या फिर मजबूरी में कोई भी मतलब अगर कोई भी वो काम कर रहा है, जैसे एक बुक भी उठा रहे हैं तो वो जाके हाथ धोगा, प्याज काटा हाथ धोएगा, मतलब कुछ भी अगर उसने काम किया तो वो हाथ धोएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग OCD कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिमेंशिया इज मेनली एसोसिएटेड विथ। डिमेंशिया मुख्यतः किससे जुड़ा होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ मेमोरी, स्लीप डिस्टर्बेंस और सीजर्स। तो डिमेंशिया क्या होता है? तो डिमेंशिया में स्मृति और सोचने की क्षमता क्या होती है? तो वो गिर जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। विशेषता ये कब होता है? तो ये विशेषता वृद्धावस्था में होता है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग इन मेडिकल टर्म्स डिमेंशिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ निगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम हमने ऊपर देखा था। ठीक है, अब हम निगेटिव सिम्टम देखेंगे। डेलूजन, हेलुसिनेशन, फ्लैट अफेक्ट और थॉट इंसर्शन। तो हमारा नकारात्मक लक्षण क्या है स्किज़ोफ्रेनिया का? तो वो है हमारा फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट अफेक्ट क्या मतलब? तो फ्लैट अफेक्ट मतलब चेहरे पर भावों की कमी। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया में चेहरे पर भावों की कमी, अगर कुछ टेंशन हो रहा है तो टेंशन जैसा उसके चेहरे पे कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये एक स्किज़ोफ्रेनिया का निगेटिव साइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फीलिंग ऑफ अनरियलिटी इज नोन एज। अवास्तविकता की भावना को क्या कहते हैं? डेलूजन, डीपर्सनलाइजेशन, हेलुसिनेशन और डीरियलाइजेशन। तो अवास्तविकता की भावना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? द फीलिंग ऑफ अनरियलिटी को तो डी रियलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो व्यक्ति को लगता है कि आसपास की दुनिया असली नहीं है। ठीक है, तो उसे हम लोग डी रियलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषण के जनक कौन है? कार्ल जंग, इवान पैवलोव, सिगमंड फ्रॉइड और BF स्कीमर। तो साइको एनालिसिस जो भी साइको एनालिसिस है उसकी सबसे पहले जो मतलब जनक कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रॉइड को जो है इनका जनक कहा जाता है, जिन्होंने जो है चेतन और अचेतन मन का भी विश्लेषण दिया था। चेतन अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का भी उन्होंने ही जो है सबसे पहले विश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग फोबिया। फोबिया के इलाज में सबसे प्रभावी थेरेपी कौन सी है? CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइको एनालिसिस, ECT, डायलेटिकल बिहेवियर थेरेपी। तो सबसे ज़्यादा फोबिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छा थेरेपी कौन सा है? तो वो है CBT। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें व्यक्ति के डर भरे विचारों को तर्क के आधार पर बदला जाता है। ठीक है, जिससे कि फोबिया क्या होता है? तो कम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि What is the term for inability to speak? बोलने में असमर्थता को क्या कहते हैं? एफेसिया, एटेक्सिया, एप्रैक्सिया और एमनेसिया। तो मेडिकल टर्म्स में बोलने की असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो एफेसिया कहा जाता है। याद रखिएगा, एफेसिया कहा जाता है, जिसमें कि मस्तिष्क क्षति को भी मेंटल ये के कारण, क्षति के कारण बोलने या फिर समझने की शक्ति की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच विटामिन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। वर्निक एंसेफेलोपैथी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन C।
तो ये क्या किसकी कमी से होती है? तो अधिक शराब पीने वालों में थायमिन की कमी से वर्निके की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो किसकी कमी से? तो विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, जो अधिक शराब पीते हैं तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिससे कि वर्निके की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है? तो वर्निके एन्सेफेलोपैथी में जिसमें कि क्या होगा? तो भ्रम, आँखों की मांसपेशी की परेशानी और लड़खड़ाहट जैसी समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू एसेस IQ। IQ मापने के लिए कौन सा परीक्षण सामान्यतः उपयोग होता है? MMSE, रॉसकैश टेस्ट, बिनेट सिमोन टेस्ट और बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी। तो IQ लेवल को मापने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो बिनेट सिमोन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, यह सबसे ज़्यादा पुराना और मान्यता प्राप्त तरीका है। ठीक है, कौन सा? तो बिनेट सिमोन टेस्ट, जो कि IQ मापने के लिए यूज़ किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स टू अ सुसाइडल पेशेंट इज टू। आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले मरीज के लिए नर्स की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इग्नोर सुसाइडल टॉक, लीव द पेशेंट अलोन, प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट एंड लिसन, गिव स्लीपिंग पिल्स। तो अगर किसी भी मरीज को जो है सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे? तो नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक सेफ इन्वायरमेंट उसे एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो सेफ महसूस करे, वो बातों को रखने में समर्थ हो। तो उस मतलब एक सेफ इन्वायरमेंट दे करके उसकी बातों को सुनेंगे। ठीक है, और उसको एक अच्छा जो है हम लोग राय प्रोवाइड कराएंगे, एक मतलब टॉक करेंगे, जिससे कि IPR मेंटेन हो और मरीज जो है अच्छे से इस बातों को बताए, फिर हम लोग उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज इज सीन इन। फ्लाइट ऑफ आइडियाज किस स्थिति में देखा जाता है? डिप्रेशन, मैनिया, डिमेंशिया और स्किज़ोफ्रेनिया। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ क्या होता है? तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में जो है व्यक्ति की बातें जल्दी जल्दी बदलती हैं और असंबंधित विचार आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग मैनिया कहते हैं। ठीक है, मैनिया, जिसमें कि व्यक्ति की बातें जल्दी जल्दी वो बदल देगा, एक ही पल में कुछ और कहेगा और व्यक्ति एक ही पल में वो कुछ और कहने लगेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो मैनिया कहेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेंटल रिटार्डेशन इज नाउ कॉल्ड। मेंटल रिटार्डेशन का अब किस नाम से जाना जाता है? मेंटल ब्लॉक, डेवलपमेंटल डिले, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसऑर्डर। तो मेंटल रिटार्डेशन को अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। एक अधिक मानवीय और यह वैज्ञानिक शब्द है जो कि मानसिक विकास की सीमा को दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है? तो मानसिक विकास की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। एंटीसाइकोटिक दवाओं का एक सामान्य साइड इफेक्ट क्या है? इंसोम्निया, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, हाइपर एक्टिविटी और वेट लॉस। तो एंटीसाइकोटिक दवाओं क्या होते हैं? तो इससे क्या होता है? तो इससे शरीर में कंपन, कठोरता और असामान्य हरकतें हो सकती हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे कि हम लोग EPS कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इज यूज टू एक्सेस। ठीक है, MMSE का उपयोग किसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? मूड, इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव फंक्शन और बिहेवियर। तो ये क्या मूल्यांकन करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो यह टेस्ट क्या करते हैं MMSE? तो याददाश्त, ध्यान और ओरिएंटेशन को जांचने के लिए यूज़ होता है। तो ये क्या है? तो ये सारे हमारे कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर आते हैं, याददाश्त, ध्यान और ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ पेशेंट रिपीट्स एवरीथिंग द नर्स सेज, दिस इज कॉल्ड। यदि मरीज द नर्स की हर बात दोहराता है तो उसे क्या कहते हैं? इकोलेलिया, न्यूलाजिज्म, फ्लाइट ऑफ आइडिया। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग इकोलैलिया कहते हैं। ठीक है, इकोलैलिया में क्या होता है? तो मरीज दूसरे की बातों को बिना समझे क्या करता है? तो दोहराता है। ठीक है, तो ये एक स्किज़ोफ्रेनिया में भी ज़्यादातर देखा जाता है। ये स्किज़ोफ्रेनिया में ही देखा जाता है कि जो पेशेंट है वो कोई भी बात को दोहरा रहा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि फियर विथआउट एनी रियल डेंजर इज टर्म्ड एज, बिना किसी वास्तविक खतरे के डर को क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन, इल्यूजन, एंजाइटी, डेलीरियम। तो जब बिना किसी वास्तविक खतरे के व्यक्ति को अंदर से डर की भावना उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एंजाइटी कहते हैं। इस ऐसे व्यक्ति कैसे करने लगता है? तो वो पागल की तरह बिहेव करने लगता है। उसके सामने कोई भी खतरा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ का डर नहीं है, फिर भी वो डर जैसा प्रिटेंड करने लगेगा, उसको बहुत भय लगेगा, तो उसे हम लोग एंजाइटी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम? लिथियम का चिकित्सीय स्तर कितना होता है? 0.2 से 0.6 MEQ पर लीटर, 0.6 से 1.2 MEQ पर लीटर, 1.5 से 2.5 MEQ पर लीटर, 2.0 से 3.5 MEQ पर लीटर। तो थेरेप्यूटिक रेंज कितना होता है लिथियम का? तो लिथियम का थेरेप्यूटिक रेंज 0.6 से 1.2 MEQ पर लीटर होता है, जो कि एक सुरक्षित लेवल होता है। ठीक है। इससे ऊपर अगर हम लोग लिथियम का देंगे तो वो टॉक्सिसिटी उत्पन्न करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इड, ईगो, सुपर ईगो वॉज गिवन बाय। इड, ईगो, सुपर ईगो की संकल्पना किसने दी थी? एडलर, एरिक्सन, फ्रीड और जंग। तो किसने दिया था? तो क्या तो जो है फ्रीड ने दिया था। ठीक है। सिगमंड फ्रीड ने। ये ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या है? तो ये माइंड के 3 भाग है। ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि माइंड को 3 भागों में बांटा था, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड किस पे काम करता है? तो जन्मजात इच्छाएं। ईगो मतलब वास्तविकता पे जो काम करता है और सुपर ईगो नैतिकता पे काम करता है। ठीक है। तो उन्होंने माइंड को 3 भागों में बांटा था। सिगमंड फ्रीड उनका पूरा नाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ चाइल्ड शोइंग रिपीटेड बेड वेटिंग आफ्टर बीइंग टॉयलेट ट्रेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शौचालय प्रशिक्षण के बाद बार बार दोहरा बिस्तर गीला करना किसका उदाहरण है? सप्रेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन और रिएक्शन फॉर्मेशन। तो ये किसका कारण है? तो ये है हमारा रिग्रेशन। ठीक है। रिग्रेशन में क्या होता है? तो तनाव के कारण बच्चा पिछली विकास अवस्था की ओर लौटता है, यही रिग्रेशन कहलाता है। इसमें क्या होगा कि बच्चा आगे की ओर विकास करेगा ही नहीं, वो पीछे ही की ओर विकास करेगा, वो सब कुछ भूलते जाएगा, वो मतलब बच्चे की तरह ही प्रिटेंड करेगा। ठीक। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इज इन स्किज़ोफ्रेनिया इज। स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे सामान्य मति भ्रम कौन सा होता है? विजुअल, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी और टैक्टाइल। तो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है? तो मरीज को आमतौर पर आवाज़ें सुनता है। ठीक है। सबसे सामान्य मति भ्रम होता है आवाज़ें, जो कि वास्तविक नहीं होती हैं। कोई भी किसी भी तरह का वो उसे आवाज़ें कान में मतलब ऐसे सुनाई देने लगेगा, जबकि कोई आवाज़ नहीं भी आ रही हो तो। ठीक है। तो इसे हम लोग सबसे सामान्य मति भ्रम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ पेशेंट थिंक्स TV is sending messages specifically to him. This is called। एक मरीज सोचता है कि टीवी उस तक विशेष संदेश भेज रहा है, इसे क्या कहते हैं? ग्रैंडियोस डेल्यूजन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, निहिलिस्टिक डेल्यूजन और थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं मेडिकल टर्म्स में? तो इसे हम लोग डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? तो व्यक्ति मानता है कि आसपास की घटनाएं या फिर कोई भी चीज़ जो कि घट रहा है सीधे उसी से संबंधित है। अगर कुछ चीज़ गिर भी गया तो उसे लगेगा कि ये उसी के लिए गिरा है, उसे कुछ मैसेज देना चाहता है। टीवी पे कुछ भी दिखा रहा हो तो उसे यही लगेगा कि वो उसी के लिए है। ठीक। तो इसे हम लोग डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टार्डिव डिस्काइनेशिया इज काउज्ड बाय। टार्डिव डिस्काइनेशिया किससे होता है? प्रोलॉन्ग्ड एंटीसाइकोटिक यूज, विटामिन डेफिशिएंसी, ब्रेन ट्यूमर और डिप्रेशन। तो जो टार्डिव डिस्काइनेशिया है ये क्यों होता है? तो लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड एंड लॉन्ग समय तक जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का यूज़ करने से क्या होता है कि अस्थायी मांसपेशी हरकतों की समस्या हो जाती है। ठीक है। उसे हम लोग टार्डिव डिस्काइनेशिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मूड स्टेबलाइजर। निम्न में से कौन एक मूड स्टेबलाइजर है? डायज़ेपम,
लिथियम, फ्लुएक्सटिन और हैलोपेरिडोल। तो मुझे लगता है इसका जवाब सबको लगभग पता होगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऊपर किया है। तो एक मूड स्टेबलाइजर कौन सा है? तो हमारा लिथियम। लिथियम एक क्या है? तो लिथियम का यूज़ हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या है? फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस, फियर ऑफ वाटर। तो एगोराफोबिया क्या है? तो एगोराफोबिया में क्या होता है? तो यह इसमें व्यक्ति को भीड़ या फिर खुले स्थानों में जाने से डर लगता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस, उसे कोई भी खुले स्थान या फिर भीड़ वाले जगहों में जाने पर डर लगेगा तो उसे हम लोग एगोराफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन अल्कोहल विड्रॉल। शराब छुड़ाने के दौरान कौन सी दवा दी जाती है? लिथियम, डाइसल्फिरम, डाइज़ेपम और हैलोपेरिडोल। तो हम लोग कौन सी जो दवा दे करके शराब को छुड़ा सकते हैं? तो वो है हमारा डाइज़ेपम। ठीक है, डाइज़ेपम बेंजाडाइज़ेपिन एक दवा है जो कि शराब छोड़ने पर होने वाले लक्षणों को कम कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए शराब छुड़ाने के दौरान हम लोग डाइज़ेपम जैसी दवाओं का यूज़ करते हैं क्योंकि जब इंसान शराब छोड़ता है तो उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे मेंटल प्रेशर होता है जो कि वो हैंडल नहीं कर पाता, उसे बार बार तलब लगती है, तो इसीलिए हम लोग छुड़ाने के लिए डाइज़ेपम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट एनी स्टिम्युलस। बिना किसी वास्तविक उद्दीपन के झूठे इंद्रिय अनुभव को क्या कहते हैं? डेलूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, कॉन्फैबुलेशन। तो अगर कोई भी चीज़ आगे से कुछ भी हो नहीं रहा है, कोई भी स्टिम्युलस जागृत हुआ ही नहीं है और उसे कोई भी सेंसरी परसेप्शन हुआ ही नहीं है और उसे स्टिम्युलस मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति कुछ देखता और सुनता है तो जो वास्तव में नहीं होता है, कुछ भी वो देख लेगा, कुछ भी सुन लेगा जो कि वास्तव में हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर उसको मैंने कहा ना जैसे कि जो चीज़ मान लीजिए ट्रेन अभी पटरी पे जैसे है और ट्रेन आ नहीं रही है, ठीक है, फिर भी उसे आवाज़ सुनाई देगा कि नहीं ट्रेन आने वाली है। तो ये सब जो है हेलुसिनेशंस में होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ अ नर्स टू अ वायलेंट साइकेट्रिक पेशेंट इज़। एक उग्र मानसिक रोगी के लिए नर्स की सर्वोत्तम प्रतिक्रिया क्या है? Restrain immediately, leave the patient alone, talk calmly and maintain distance, shot back। तो एक कोई भी अगर वायलेंट पेशेंट है तो उसे हम लोगों को किस तरह से एक वायलेंट साइकेट्रिक पेशेंट से कैसे हम लोग एक नर्स को करना चाहिए? तो वो उसे शांत तरीके से बात करेगी और दूरी पे से, क्योंकि अगर वो वायलेंट है तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चला के मार सकता है, तो दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी अपनी सुरक्षा को भी तो प्राथमिकता देनी है ना। तो इसीलिए हम लोग शांत से बात करेंगे पर दूरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच थेरेपी इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स। किस थेरेपी में विद्युत धारा का उपयोग होता है? CBT, ECT, साइकोथेरेपी और प्ले थेरेपी। तो किस में जो है हम लोग करेंट्स का यूज़ करते हैं? तो ECT में, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में। ठीक है, ये कब दिया जाता है? तो गंभीर डिप्रेशन या फिर आत्महत्या की जिसकी प्रवृत्ति वाले मामलों में जो है हम लोग ECT का यूज़ करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि डेलीरियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डिलीरियम की विशेषता क्या है? ग्रेजुअल मेमोरी लॉस, सडन कन्फ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन, पर्सनालिटी चेंज, मूड एलिवेशन। तो डिलीरियम क्या होता है? तो डिलीरियम एक आपातकालीन मानसिक स्थिति है जिसमें कि अचानक से भ्रम या फिर भ्रम, बेचैनी और जागरूकता की कमी आ जाती है। तो क्या है डिलीरियम? तो सडन कन्फ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व। सोमैटोफॉर्म विकार में क्या शामिल होता है? रियल फिजिकल इलनेस, इमेजिनरी सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज प्रेजेंटेड एज फिजिकल सिम्टम्स, सब्सटेंस यूज।
तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में क्या शामिल रहता है, तो इसमें जो है मानसिक तनाव शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज प्रेजेंटेड फिजिकल सिम्टम्स, लेकिन कोई भी मेडिकल कारण इसका नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी आप लोग इसका सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का आप लोग कोई भी मेडिकल कारण नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये बस मानसिक तनाव शारीरिक लक्षणों के रूप में ही प्रकट रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है? पैरानॉइड, स्किज़ॉइड, हिस्ट्रियोनिक और एवॉइडेंट। तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर किस में रहता है, किस डिसऑर्डर में, तो हिस्ट्रियोनिक डिसऑर्डर में। ठीक है, इस विकार में क्या होता है, तो व्यक्ति ड्रामेबाजी करता है या फिर कुछ भी ऐसा हरकतें करेगा जिससे कि दूसरे का ध्यान उसके ऊपर केंद्रित रहे, वो हमेशा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर उसका रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुनचौसन सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। मुनचौसन सिंड्रोम किससे संबंधित है? हेलुसिनेशन, फैब्रिकेटिंग इलनेस फॉर अटेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन। तो मैंचुएशन सिंड्रोम में क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति क्या करता है कि जानबूझ के बीमारी होने का नाटक करता है ताकि उसे क्या मिले, तो ताकि उसे सिंपैथी या ध्यान मिल सके, तो इसीलिए वो खुद की झूठी बीमारी का नाटक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजिपैम ओवरडोज। बेंजोडाइजिपैम ओवरडोज का प्रतिकारक क्या है? नैलोक्सोन, फ्लोमाजेनिल, एट्रोपिन और डाइसल्फिरम। अगर क्या करते हैं, किसी व्यक्ति ने बेंजोडाइजिपैम का ओवरडोज कर लिया तो उसको हम लोग क्या एंटीडोट देंगे, तो उसे हम लोग फ्लोमाजेनिल देंगे। ठीक है, जो कि क्या करता है, तो विषाक्तता के इलाज के लिए एक विशिष्ट एंटीडोट है। ठीक है, तो इसे हम लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल पर्सनालिटीज। कौन सा विकार अनेक व्यक्तियों की व्यक्तित्व की विशेषता है? स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और ओसीडी। तो मल्टीपल कौन सा डिसऑर्डर जो है मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ का क्या है, तो कौन सा विकार अनेक व्यक्तित्वों की विशेषता है, तो वो है हमारा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस विकार में क्या होता है, तो व्यक्ति के भीतर दो या दो से अधिक अलग अलग व्यक्तित्व पनपते हैं, वो एक ही पल में खुद रहेगा, एक ही पल में किसी और का ये करने लगेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थॉट ब्रॉडकास्टिंग मीन्स। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का अर्थ है थिंकिंग आउट लाउड, अदर्स कैन हियर योर थॉट्स, स्पीकिंग कंटिन्यूअसली, रिपीटिंग अदर वर्ड्स। तो थॉट ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके विचार दूसरों को बिना बोले ही सुनाई दे रहे हैं, कि अदर्स कैन हियर योर थॉट्स के मतलब वो अपने मन में सोच रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है पर उसे लग रहा है कि सामने वाला समझ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेस्ट थेरेपी फॉर डिप्रेशन इज। डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छी थेरेपी कौन सी है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, सीबीटी, साइको एनालिसिस और प्ले थेरेपी। तो सबसे अच्छी थेरेपी कौन सी है डिप्रेशन के लिए, तो वो है हमारा सीबीटी। सीबीटी का फुल फॉर्म कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है, तो व्यक्ति के जो भी निगेटिव थॉट्स होते हैं उनको पहचान करके उन्हें पॉजिटिव रूप में बदलने में सहायक होती है, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दिया जाता है डिप्रेशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द फर्स्ट साइन ऑफ अल्कोहल विड्रॉल इज। शराब छोड़ने का पहला लक्षण क्या होता है? हेलुसिनेशन, सीजर्स, ट्रेमर्स और डेलीरियम। तो जब भी कोई व्यक्ति शराब छोड़ता है तो हाँ उसको सबसे पहला क्या होगा, तो शराब छोड़ने के 6 से 8 घंटे के भीतर उसको ट्रेमर्स आएंगे। ट्रेमर्स क्या होगा, तो ट्रेमर्स हाथों में कंपन आमतौर पर सबसे पहला लक्षण होता है, हाथ में कंपन, पैर में कंपन, उसकी बॉडी में पूरा ट्रेमर्स फील होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि टोकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल।
टोकन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? साइको एनालिसिस, बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, इनसाइट थेरेपी। तो टोकन इकोनॉमी क्या होता है? तो टोकन इकोनॉमी जो है हमारा कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। इसमें क्या होता है? तो इसमें अच्छे व्यवहार के लिए टोकन दे करके उसे क्या किया जाता है? तो उसे प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके बाद में पुरस्कार जो बाद में पुरस्कार में बदले जा सकते हैं। ठीक है, कि अच्छा व्यवहार किसी ने किया तो उसे हम लोग प्रोत्साहित कर दे। ठीक है, कुछ भी टोकन वोकन दे करके कुछ भी, तो वो टोकन क्या होता है? वो पुरस्कार होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का पुरस्कार, राशि हो गया, कुछ भी हम लोग उसको एज अ पुरस्कार दे सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द मेन फोकस इन पर्सनल सेंटर्ड थेरेपी? कार्ल रोजर्स का व्यक्ति केंद्रित थेरेपी का मुख्य फोकस क्या है? अनकॉन्शियस माइंड, बिहेवियर कंट्रोल, एम्पैथी एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मेडिकेशन कॉम्प्लियंस। तो जब मेन फोकस क्या होता है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का? तो इस थेरेपी में मरीज को पूरी स्वीकृति और सहानुभूति दी जाती है। क्या दी जाती है? तो एम्पैथी एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जिससे कि वो खुद को बेहतर समझ सके और खुद को जो है एक मतलब पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो जिससे कि वो खुद को बेहतर समझे। ठीक है, कि हाँ वो बेहतर है, उसके अंदर कोई भी निगेटिव थॉट्स ना आए किसी भी चीज़ को, तो वो ऐसा ना समझे कि वो दूसरों से किसी भी बात में कम है। तो उससे क्या दिया जाता है? तो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ 5-year-old चाइल्ड स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक अ बेबी आफ्टर बर्थ ऑफ सिबलिंग। दिस इज, एक 5 साल का बच्चा भाई के जन्म के बाद शिशु जैसी बातें करने लगे तो इसे क्या कहेंगे? रिप्रेशन, डेनियल, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर ही मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पिछली विकास अवस्था में लौटता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 5 साल का बच्चा है अब अचानक से शिशु जैसी बातें करने लगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो रिग्रेशन मतलब कि यह तनाव का वैसा कारण कि पिछली विकास अवस्था में लौट जाता है व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच स्केल इज यूज टू एसेस डिप्रेशन? डिप्रेशन को मापने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल, MMSE, येल ब्राउन OCD स्केल, GAF स्केल। तो डिप्रेशन की गंभीरता को हम लोग किस स्केल पे नापते हैं? तो वो हम लोग हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल पे नापते हैं। ठीक है, इससे कि डिप्रेशन की गंभीरता को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि डिप्रेशन कितना ज़्यादा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ECT किन रोगियों में निषेध है? सुसाइडल डिप्रेशन, सीवर मैनिया, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर और सैटाटोनिया। तो सब ECT जो है हम लोग किस में नहीं दे सकते किस पेशेंट को? तो जिसका इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जिस व्यक्ति में जो है दिमाग में बढ़ा हुआ दबाव है तो उसमें हम लोग ECT नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। ठीक, तो इससे पेशेंट को हम लोग ECT नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेलूजन ऑफ परसिक्यूशन मीन्स। परसिक्यूशन डेलूजन का अर्थ है फीलिंग एक्सट्रीमली पावरफुल, बिलीविंग अदर्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट देम, बिलीविंग दे आर डेड, थिंकिंग थॉट्स आर स्टॉलन। तो परसिक्यूशन में क्या होता है? डेलूजन ऑफ परसिक्यूशन में तो मरीज को ऐसा लगता है कि लोगों को उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? तो उसके खिलाफ लोग उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? साजिश कर रहे हैं, जिससे कि उसको नुकसान पहुँचे, उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो ऐसा ख्याल आने लगता है परसिक्यूशन डेलूजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज। OCD के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? एंटीसाइकोटिक्स, SSRIs, एग्जाम्पल फ्लुएक्सिटिन, बेंजोडाइजेपिन्स और मूड स्टेबलाइजर्स। तो OCD के इलाज में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। लिख लीजिएगा कि क्या? तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर सबसे पहले दिया जाता है OCD के ट्रीटमेंट में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि द इनएबिलिटी टू परफॉर्म प्रीवियसली लर्नड मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। पहले सीखे गए कौशल करने में असमर्थता को क्या कहते हैं? एफेशिया, अप्रैक्सिया, अटेक्सिया और एनहेडोनिया। तो कैसे अगर पहले सीखे गया कोई जो भी मोटर स्किल्स है, अब व्यक्ति उसको नहीं कर पा रहा है, तो ये एक क्या है? तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें कि व्यक्ति सामान्य कार्यों को करने भूल जाता है। तो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में एप्रैक्सिया कहते हैं, ठीक है, क्या? तो एप्रैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच डिफेंस मैकेनिज्म इज सीन इन फोबिया। फोबिया में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है? डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन और अवॉइडेंस। तो फोबिया में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है? तो अवॉइडेंस, ठीक है। इसमें व्यक्ति उस व्यक्ति वस्तु या फिर परिस्थिति से दूर रहता है जिससे उससे अत्यधिक डर लगता है। अगर मतलब उसे किसी भी चीज़ से फोबिया है, पानी से उसे फोबिया है, तो वो उसमें क्या करेगा? तो वो उस चीज़ को नेग्लेक्ट करने लगेगा, उससे दूर रहने लगेगा, उससे छुएगा तक नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है? तो व्यक्ति उस चीज़ से दूर रहने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि A schizophrenia patient who stands motionless for hours is showing। स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज जो घंटों तक एक ही स्थिति में खड़ा रहता है, वह क्या दिखाता है? डेलूजन, कैटाटोनिया, हेलुसिनेशन और मैनिया। तो उसकी तो वो क्या ऐसे खड़े रहकर वो क्या शो कर रहा है? तो वो क्या शो कर रहा है? तो वो कैटाटोनिया, ठीक है, कैटाटोनिया इस टर्म का नाम है। कैटाटोनिया में क्या होता है? तो व्यक्ति गतिहीन हो जाता है या फिर अत्यधिक असामान्य मुद्रा में खड़ा रहता है, ठीक है, तो इसे हम लोग कैटाटोनिया टर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। वर्निक एन्सेफेलोपैथी किसकी कमी से होती है? विटामिन B6, विटामिन B12, थायमिन और फॉलिक एसिड। तो अभी मैंने ऊपर ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि वर्निक एन्सेफेलोपैथी किसकी कमी से होती है? तो थायमिन की कमी से, विटामिन B1। ये क्यों होती है? तो अधिक शराब का सेवन करने से ये होता है, जिससे कि क्या होता है? तो वर्निक एन्सेफेलोपैथी में भ्रम होगा, आँखों की मांसपेशियों में गड़बड़ी होगा, अटकते हुए चलना। तो ये सब क्या है? तो ये सब वर्निक डेफिशिएंसी का काउज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ इज़ कॉमनली सीन इन। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ किस मानसिक बीमारी में देखा जाता है? डिप्रेशन, डिमेंशिया, मैनिया, फोबिया। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में होता क्या है कि कोई भी विचार बहुत तेज़ी से बदल जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक विचार से दूसरे पर कूद जाता है, ठीक है। अभी वो एक बार में कुछ और कह रहा है और अगले ही पल वो कुछ और कह रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ क्या होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग मैनिया कहते हैं, मैनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन स्किज़ोफ्रेनिया इज़। स्किज़ोफ्रेनिया में मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? एसिटाइलोकोलिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन और GABA। तो मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो कि स्किज़ोफ्रेनिया में इन्वॉल्व रहता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है? तो असंतुलन स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों का कारण बनता है, जो कि क्या है? तो एक विशेष रूप से पॉजिटिव साइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच टर्म डिस्क्राइब्स इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स। जाने पहचाने वस्तुओं को पहचानने में असमर्थता को क्या कहते हैं? एफेशिया, एग्नोशिया, एप्रैक्सिया, एनहीडोनिया। तो क्या कहते हैं इस टर्म को हम लोग? तो इस टर्म को हम लोग एग्नोशिया कहते हैं, ठीक है। एग्नोशिया क्या है? तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि जाने पहचाने वस्तुओं को भी एक व्यक्ति क्या कहता है? पहचान नहीं पाता है। विशेषकर डिमेंशिया में ये देखा जाता है, ठीक है। क्या देखा जाता है? एग्नोशिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक। पैनिक अटैक के दौरान नर्स का पहला कार्य क्या होना चाहिए? गिव मेडिकेशन, restrain the patient,
स्टे काम एंड प्रोवाइड रीअश्योरेंस, आस्क क्वेश्चंस। तो अगर व्यक्ति को कोई किसी भी तरह का दौरा पड़ रहा है, अचानक से उसे पैनिक अटैक आ गया, तो एक नर्स क्या करेगी, तो एक नर्स को काम रहना है, ठीक है, और उससे क्या करना है, तो उसे रीअश्योरेंस प्रोवाइड करना है, उसको मतलब प्राथमिक थोड़ा सा मतलब सुरक्षित महसूस कराना है, प्राथमिक हस्तक्षेप करना, ज़्यादा भी नहीं, बस व्यक्ति को शांत करना है और सुरक्षित महसूस कराना है, ठीक है, जिससे कि उसका पैनिक अटैक जो है धीरे धीरे कम हो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉन्फैबुलेशन इज कॉमनली सीन इन, कॉन्फैबुलेशन झूठे उत्तर गढ़ना जिसे कहते हैं, किस बीमारी में देखा जाता है? डिप्रेशन, डिमेंशिया, मैनिया, फोबिया। तो झूठे उत्तर किस में गढ़ा जाता है? तो वो है हमारा डिमेंशिया में, ठीक है। डिमेंशिया क्या होता है? तो याददाश्त की कमी के कारण जो मरीज काल्पनिक जवाब गढ़ लेता है कि हाँ ये था, वो मतलब ऐसा रियल में हुआ नहीं है, बट वो वास्तविक कहानी गढ़ रहा है, तो इसे हम लोग कॉन्फैबुलेशन कहते हैं, ठीक है, जो कि डिमेंशिया में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ड्रग इज़ अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक, निम्न में से कौन सी दवा एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक है? रिस्पेरिडोन, क्लोज़ापाइन, ओलेंजापिन, हेलोपेरिडोल। तो एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी है? तो वो है हमारा हेलोपेरिडोल, ठीक है। हेलोपेरिडोल एक पुरानी शैली की एंटीसाइकोटिक दवा है जो कि पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग इन ओसीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओसीडी में बार बार हाथ धोना किसका उदाहरण है? ऑब्सेशन, कंपल्सन, फोबिया और डेलूजन। तो रिपीटेड हैंड वॉशिंग किस चीज़ का ये है? तो वो है हमारा कंपल्सन का उदाहरण, ठीक है। कंपल्सन ये एक दोहराव वाली क्रिया होती है जिसमें कि व्यक्ति चिंता से राहत पाने के लिए ऐसा करता है, बार बार हाथ धोता है, जिससे कि उसको लगता है कि उसका स्ट्रेस कम हो रहा है, पर वो एक ओसीडी बीमारी का लक्षण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, इंक्रीज्ड सलाइवेशन। तो एंटीकोलिनर्जिक प्रभावों में क्या जो है शामिल नहीं है? तो वो है इंक्रीज्ड सलाइवेशन, मुंह सूखना, कब्ज और धुंधली दृष्टि, ये सब शामिल है, लेकिन लार का बढ़ना शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच टर्म डिस्क्राइब्स फॉल्स बिलीफ ऑफ बीइंग लव्ड बाय समवन फेमस, किसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति झूठा विश्वास रखे कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति उससे प्रेम करता है? इरेटोमोनिया, इरोटोमैनिया, मेगैलोमैनिया, पर्सिक्यूटरी डेलूशन, लिलहिज्म। तो इसमें हम लोग इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस टर्म को हम लोग इरेटोमोनिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें व्यक्ति को लगता है कि जैसे कि शाहरुख खान है, ठीक, तो शाहरुख खान उससे प्यार कर रहा है, पर ये क्या है? तो ये एक भ्रम है, ठीक है। अब भाई इतना फेमस व्यक्ति आपको जानता तक नहीं होगा, आपसे प्यार कैसे कर सकता है, ठीक है। तो ये एक विशेष प्रकार का भ्रम होता है जिसमें कि व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि कोई मशहूर व्यक्ति उससे प्यार कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इरेटोमैनिया कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति जो यह मानता है कि सरकार उसे देख रही है, वह किसका अनुभव कर रहा है? हेलुसिनेशन, डेलूजन ऑफ परसिक्यूशन, पैरानोइया, मैनिया। तो इससे हम इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग डेलूजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई उसे हानि पहुंचाने या फिर उसको खिलाफ साजिश कर रहा है, ठीक है, उसको देख रहा है, उसे बार बार देख रहा है, ठीक है, तो इससे हम लोग डेलूजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं। मैंने ऊपर ही बताया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटिंग जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की इलाज के लिए पहली पसंद की दवा कौन सी है? बेंजोडाइजिपिन्स, एसएसआरआईज, एंटीसाइकोटिक्स और एंटीकन्वल्सेंट्स। तो
जीएडी के डिसऑर्डर के लिए सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ क्या है हमारा, तो वो है हमारा SSRIs, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का लक्षण नहीं है। हाइपर एराउजल, इंट्रूसिव मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, यूफोरिया। तो पीटीएसडी का कौन सा जो है एक लक्षण नहीं है, तो वो है हमारा यूफोरिया। यूफोरिया पीटीएसडी में आमतौर पर होता क्या है, तो घबराहट, अवसाद और दुखदायी यादें होती है। और यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया उच्च उत्साह, तो थोड़ी ना यूफोरिया होगा, इसमें तो आमतौर पर घबराहट, अवसाद और दुखदायी यादें हैं, पर यूफोरिया का मतलब क्या होता है, तो उच्च उत्साह, ठीक है। तो यूफोरिया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इज। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट क्या है। वेट गेन, एक्स्ट्रा पिरामिडियल सिम्टम्स, सेक्सुअल डिसफंक्शन और सिडेशन। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होता क्या है, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो कि अक्सर इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, तो अक्सर मांसपेशियों में अकड़न, कंपन और अन्य मोटर विकार, ठीक है। तो उसका क्या है हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ठीक है। सबसे सामान्य साइड इफेक्ट क्या है, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि A mental state in which a person experiences excessive fear and anxiety without any apparent reason is called। एक मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यधिक भय और चिंता महसूस करता है, उसे क्या कहते हैं। फोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, जेनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो यह एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें कि सामान्य चिंता और तनाव की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें कोई स्पष्ट कारण नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ओसीडी का मुख्य लक्षण क्या है। परसिस्टेंट इंट्रूसिव थॉट्स एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, हाइपर डिप्रेसिव एपिसोड्स, हाइपर एक्टिविटी। तो ओसीडी में होता क्या है, तो ओसीडी में व्यक्ति के मन में बार बार अनचाहे विचार आते हैं, ठीक है, और बार बार एक ही चीज़ को वो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और वह शांत करने के लिए क्या करेगा अपने मन को, तो वो अपने मन को शांत करने के लिए लगातार वही काम करेगा, एक ही क्रिया को बार बार दोहराएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड। सुसाइड का एक जोखिम तत्व कौन सा है। गुड सोशल सपोर्ट, हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप। तो मानसिक रोगों का इतिहास क्या है, तो वो हमारा सुसाइड का एक जोखिम तत्व है, हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर सबसे जोखिम है, ठीक है। मानसिक रोगों का इतिहास वाले व्यक्ति में आत्महत्या का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है कि वो जाहिर सी बात है कि आत्महत्या में भी वो कर ले, ये सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक अगर डिसऑर्डर का है हिस्ट्री, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं सुसाइड का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ पर्सन हु एग्जिबिट्स रैपिड स्पीच, एक्सेसिव एनर्जी एंड इम्पल्सिविटी इज लाइकली एक्सपीरियंसिंग। एक व्यक्ति जो तेज बोलता है, अत्यधिक ऊर्जा दिखाता है और आवेगपूर्ण होता है, वह किसका अनुभव कर सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं मैनिया, ठीक है। मैनिया में क्या होता है, तो व्यक्ति जो है तेज बोलता है, अत्यधिक ऊर्जा दिखाता है और आवेगपूर्ण होता है, ठीक है। तो मैनिया हम लोग इसे कहते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम थेरेपी। लिथियम थेरेपी का एक साइड इफेक्ट क्या है। वेट लॉस, किडनी डैमेज, इंक्रीज्ड एपेटाइट, हाइपोटेंशन। तो
तो लिथियम का साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो लिथियम का अगर हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो इस किडनी डैमेज हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, तो किडनी डैमेज हो सकता है, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए इसका हम लोग क्या कहते हैं, तो लिथियम का कम ही डोज लेना चाहिए और नियमित जाँच कराते रहना चाहिए अगर आप लिथियम का इंटेक कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द मेन पर्पस ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इज टू, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू गेन पर्सनल इंफॉर्मेशन, टू हेल्प द पेशेंट एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड कंसर्न्स, टू एडवाइज द पेशेंट ऑन बिहेवियर चेंजेस, टू डायरेक्ट द पेशेंट्स ट्रीटमेंट प्लान। तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है कि मरीज को अपनी भावनाओं और चिंता को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्राइमरी गोल ऑफ मिलियू थेरेपी इज टू, मिलियू थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? To provide medication to the patient, to help the patient achieve insight into their condition, to create a safe and supportive environment for the patient, to engage the patient in physical exercise। तो मिलू थेरेपी का एम क्या होता है, तो उसका एम होता है कि एक क्या बोलते हैं, सुरक्षित वातावरण और सहायक वातावरण प्रदान करना, जहाँ पर मरीज क्या करे, तो स्वस्थ तरीके से खुद को व्यक्त करने का उसे अवसर मिले, ताकि वो अच्छे से खुल के अपनी बातों को रख सके, समझा सके, उसके अनुसार जो है हम लोग उसको ट्रीट कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द टर्म डिसोशिएशन रेफर्स टू, डिसोशिएशन शब्द से क्या अभिप्राय है? A defense mechanism that separates thoughts, feelings or memories, a condition where the person is unable to express emotions, a personality disorder, a state of intense sadness। तो डिसोशिएशन क्या होता है? तो डिसोशिएशन एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें कि व्यक्ति, डिसोशिएशन का मतलब क्या होता है कि अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट सेपरेट्स थॉट्स, फीलिंग्स और मेमोरीज, एक ऐसा मतलब व्यक्ति किसी दर्दनाक घटना से खुद को मानसिक रूप से अलग कर लेता है ताकि उस पर काबू पा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डिसोशिएशन कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ प्राइमरीली इन्वॉल्व इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के पैथोफिजियोलॉजी में मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? न्यूरोपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ग्लूटामेट। तो कौन सा जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है डिप्रेशन में सबसे अधिक कमी लाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि मूड और भावना को प्रभावित करता है, तो वो है हमारा सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नर्स इज एक्सेसिंग अ पेशेंट हु हैज़ बिन डायग्नोस्ड विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, द नर्स इज लाइकली टू ऑब्जर्व विच बिहेवियर। नर्स एक मरीज का मूल्यांकन कर रही है जिसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का निदान हुआ है। नर्स किस प्रकार का व्यवहार देख सकती है? काम एंड कंपोज डिमीनोर, फियर ऑफ अबंडेंट, एक ये कर सकती है। ठीक है, कैसे, कौन सा जो है ऑब्जर्व कर सकती है, कैसे मूल्यांकन कर सकती है, तो फियर ऑफ अबंडेंट स्टेबल रिलेशनशिप जो है इसका राइट आंसर होगा। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति में रिश्तों में अस्थिरता और परित्याग का डर जो है देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ पर्सन विथ अ हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल अब्यूज डेवलप्स confusion, hallucinations and seizures. The most likely diagnosis is, एक व्यक्ति जिसे शराब का दुरुपयोग था और अब वो भ्रम, हेलुसिनेशन और दौरे देख रहा है, सबसे संभावित निदान क्या होगा? डेलीरियम ट्रीटमेंट्स, एल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, वेर्निक्स इंसेफेलोपैथी। तो यह शराब के अचानक बंद होने के कारण जो है उत्पन्न होने वाला एक गंभीर बीमारी है, तो वो क्या देखेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डेलीरियम ट्रेमेंस कहते हैं, जो कि शराब के अचानक बंद होने से जो भी गंभीर विकार जो उत्पन्न होता है, जैसे कि भ्रम, हेलुसिनेशन और दौरा, तो उसे हम लोग डेलीरियम ट्रेमेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग पैनिक डिसऑर्डर इज़, पैनिक डिसऑर्डर के इलाज के लिए सबसे अच्छा दवा कौन सी है? SSRIs, बेंजोडाइजिपिन्स,
एंटीसाइकोटिक्स और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो पैनिक डिसऑर्डर के लिए हम लोग कौन सी दवा सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो SSRIs का फुल फॉर्म सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है, जो कि एक प्राथमिक दवा होती है जो कि पैनिक डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ पेशेंट विथ स्किज़ोफ्रेनिया इज प्रिस्क्राइब्ड क्लोज़ापाइन, द नर्स शुड मॉनिटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज को क्लोज़ापाइन दिया गया है, नर्स को निम्नलिखित में से किस पर निगरानी रखनी चाहिए? वेट गेन, सेडेशन, एग्रेन्युलोसाइटोसिस, हाइपरटेंशन। तो क्लोज़ापाइन के सेवन से क्या होता है? तो क्लोज़ापाइन के सेवन से ब्लड वेसल्स की कमी हो सकती है, ठीक है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एग्रेन्युलोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। इसलिए नियमित जो है हम लोगों को ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ब्लड एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विच सिम्टम इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंडीशन। एक मरीज को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का निदान हुआ है, इस स्थिति का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? इंक्रीज्ड एनर्जी, हाइपर एक्टिविटी, एपैथी एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़ और रैपिड स्पीच। तो यह लक्षण किस बात का है? तो यह एक मरीज को जब अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हुआ है तो उसका लक्षण क्या है? तो एपैथी एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़। इसमें क्या होगा? तो यह लक्षण डिप्रेशन में बहुत सामान्य है, जहाँ पर व्यक्ति को क्या होता है? तो उसकी इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी गोल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। निम्नलिखित में से कौन सा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मुख्य लक्षण है? टू एक्सप्लोर द कॉन्शियस माइंड, टू आइडेंटिफाई एंड चेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, टू प्रोवाइड मेडिकेशन, टू इंटरप्रेट ड्रीम्स, टू प्रोवाइड मेडिकेशन मैनेजमेंट। तो CBT का हमारा प्राइमरी गोल क्या है? तो CBT का हमारा प्राइमरी गोल है कि निगेटिव जो भी थॉट है उसका पैटर्न को पहचानना और बदलना, ठीक है, ताकि व्यक्ति के व्यवहार में सुधार हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द नर्सिंग डायग्नोसिस रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नर्सिंग निदान स्वयं निर्देशित हिंसा का जोखिम निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है? स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडिएशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर ड्यूरिंग द मैनिक फेज। तो स्वयं निर्देशित हिंसा का जोखिम किस स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो डिप्रेशन विद सुसाइडल इंटेंशन के लिए, ठीक है। यह निदान तब उपयोगी होगा जब मरीज को आत्महत्या के विचार होते हैं, जो डिप्रेशन के एक लक्षण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विथ बाइपोलर डिसऑर्डर विच मेडिकेशन इज टिपिकली यूज टू स्टेबलाइज मूड। एक मरीज को बाइपोलर डिसऑर्डर का निदान हुआ है, किस दवा का सामान्यतः उपयोग मूड को स्थिर करने के लिए किया जाता है? तो ये तो हम लोगों ने ऊपर बहुत बार किया कि कौन से दवा से जो है मूड को हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो लिथियम से, ठीक है। लिथियम जो है बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में मूड को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करे जाने वाली दवा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या है? एक्सट्रीम फियर ऑफ रिजेक्शन, लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स, इंटेंस मूड स्विंग्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? तो व्यक्ति दूसरे के प्रति सहानुभूति की कमी महसूस करता है, ठीक है, और खुद को अत्यधिक महत्व देने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ पेशेंट विथ स्किज़ोफ्रेनिया इज एग्जिबिटिंग द सिम्टम ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। स्किज़ोफ्रेनिया वाले मरीज में ऑडिटरी हेलुसिनेशन का लक्षण दिखाई दे रहा है, नर्सिंग हस्तक्षेप में कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? इनकरेज द पेशेंट टू फोकस ऑन द हेलुसिनेशंस, ऑफर reassurance and reality based activities, argue with the patient to prove the hallucinations are false, इग्नोर द पेशेंट्स स्टेटमेंट अबाउट द हेलुसिनेशंस। तो नर्स को क्या करना चाहिए? तो नर्स को मरीज को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना चाहिए और वास्तविक गतिविधियों का
प्रस्तावित करना चाहिए ताकि मरीज को शांत किया जा सके और उसे रियलिटीज़ को बताया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेन फोकस ऑफ साइको एनालिसिस इज टू। साइको एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रीट फिजिकल सिम्टम्स, एनालाइज द अनकॉन्शियस माइंड, चेंज नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स। तो साइको एनालिसिस का मेन एम क्या है? तो साइको एनालिसिस का मेन एम है कि व्यक्ति के अचेतन मन की खोज करना ताकि उसके व्यवहार को समझा जा सके। तो एनालाइज द अनकॉन्शियस माइंड साइको एनालिसिस का मेन फोकस होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग अ मैनिक एपिसोड इज। मैनिक एपिसोड का सामना कर रहे मरीज के लिए प्राथमिक नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? इनकरेज द पेशेंट टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स, प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड एंड काम इन्फॉर्मेंट, allow the patient to make decisions about treatment, provide unlimited stimulation to engage the patient। तो मैनिक एपिसोड का अगर कोई व्यक्ति सामना कर रहा है तो ऐसे मरीज को हम लोग क्या देंगे प्राथमिक नर्सिंग? तो उसे हम लोग एक संरक्षित और शांत वातावरण जो है प्रोवाइड कराएंगे ताकि मरीज को उत्तेजना से बचाया जा सके। ठीक है, किससे? तो उत्तेजना से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इज। एंटीसाइकोटिक दवाओं का एक सामान्य साइड इफ़ेक्ट क्या है? ड्राउसीनेस, हाइपर एक्टिविटी, वेट लॉस, इंक्रीज्ड एनर्जी। तो एंटीसाइकोटिक दवाओं के सेवन से क्या होता है? तो अक्सर सुस्ती होगा, उनिंदापन होता है। तो ये जो कि एक सामान्य साइड इफेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ड्राउसीनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए सबसे प्रभावी थेरेपी कौन सी है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइको एनालिसिस, प्ले थेरेपी और रियलिटी थेरेपी। तो पीटीएसडी के इलाज में हम लोग सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा थेरेपी है? तो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति को अवसाद और चिंता से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिहेवियरल सिम्टम ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण चिंता विकार के एक व्यावहारिक लक्षण का है? रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन, एक्सेसिव गिल्ट, पुअर कंसंट्रेशन, डेलूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। तो चिंता विकार में क्या होगा? तो व्यक्ति को बेचैनी और उत्तेजना महसूस होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन जो है एक व्यावहारिक लक्षण का उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ पेशेंट विद डिप्रेशन ऑफन एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस, दिस इज नोन एज। डिप्रेशन वाले मरीज अक्सर अपराधबोध और निरर्थकता की भावना व्यक्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं? एनिडोनिया, साइकोमोटर एजिटेशन, एक्सेसिव रूमिनेशन, निगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड। तो इसे हम लोग क्या करते हैं? जब मरीज़ जो है डिप्रेशन या फिर अपराध बोध निरर्थकता की भावना व्यक्त करता है तो उसे हम लोग निगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड कहते हैं। क्या? तो निगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड जिसमें व्यक्ति खुद को, भविष्य को और दुनिया को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है जिससे अपराध बोध और निरर्थकता महसूस होती है। ठीक है, अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर डिप्रेशन विद सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल साइड इफेक्ट। एक मरीज को डिप्रेशन के लिए सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से उपचारित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित साइड इफेक्ट हो सकता है? सिडेशन, वेट गेन, इंसोम्निया और यूफोरिया। तो एसएसआरआई का एक सामान्य साइड इफेक्ट क्या है हमारा? तो इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? तो अनिद्रा। ठीक है, जिसमें मरीज को सोने में कठिनाई होती है, उसे नींद नहीं आती है। ठीक है, तो जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा आप लोगों को वहीं से मिलेगा। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।